सभी मित्रों का बीए भाग द्वितीय की कक्षा में स्वागत है। आज हम एकांकी के तत्वों के आधार पर साहब को जुकाम है एकांकी की विवेचना करेंगे या तत्वों की कसौटी पर इस एकांकी को कसेंगे। हमने पूर्व में अध्ययन किया है कि एकांकी के कुल तत्व विभिन्न विद्वानों द्वारा 6 से लेकर के और 11-12 तक माने गए हैं और हमने उनमें से 11 तत्व जो है वो चुनकर देखे थे। तो सबसे पहले हम जब शुरू करें इस बात को थोड़ा सा एक परिचय ले लेते हैं कि यह एकांकी नाटककारों और नाटक मंडलियों पर आधारित है कि निबंधकार ऐसी क्या एकांकीकार ऐसी क्या चीज़ चाहता है जो हमको बताना चाहे। हम जानते हैं कि अश्क जी वैसे भी मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय लोगों की बातों को लेकर के अपने अधिकांश नाटक और एकांकियाँ लिखते रहे हैं और उनकी समस्याओं को, उनकी कृत्रिमताओं को, स्वभाव में जो दिखावे का जो एक प्रवृत्ति होती है उसको उभारते रहे हैं। उसी तरह इस एकांकी में भी उन्होंने किया है। और जहाँ तक रंगमंचीय निर्देशों का सवाल है, ये भी एक बिंदु माना जा सकता है, लेकिन इसको आमतौर पर जो विद्वान लोग हैं इसको बिंदु नहीं मानते हैं। लेकिन मैं इसको शुरुआत में ही ले लेता हूँ ताकि हम ये कह सकें इस बारे में भी कि जो एकांकी जो रंग निर्देश हैं उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा दिए गए वो अपने आप में संपूर्ण नज़र आते हैं। उन रंग निर्देशों को पढ़ करके कोई भी एकांकी का निर्देशक इस एकांकी के लिए मंच की व्यवस्था कर सकता है और पात्रों से उस मंच पर जो स्थितियां हैं और एकांकी के जो भाव हैं उन पर उनका अभिनय करवाना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस एकांकी में ऐसा सब कुछ बता दिया गया है कि निर्देशक को क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ किस किस तरह से लगवानी है, किस तरह से कलाकार वहाँ बैठेंगे, किस तरह से कलाकार आएंगे और किस तरह से कलाकार वहाँ से चले जाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ स्पष्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रंग निर्देशों के अनुसार ये एकांकी बहुत अच्छी एकांकियों में मानी जा सकती है, जो निर्देश न तो बहुत अधिक हैं न बहुत कम है। कथा वस्तु एकांकी की जो है हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसको जितने समय में खेला जा सके उस बात को स्पष्ट किया जा सके जो कि एकांकीकार चाहता है, उतनी ही लंबी होनी चाहिए। न तो बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और न बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। दूसरी, उसका कथा वस्तु जो है वो गतिमान होना चाहिए। ये नहीं हो कि नाटकों की तरह उसका जो कथा वस्तु है वो बिल्कुल धीमी हो जाए या बहुत धीमी गति से घिसट कर बढ़े। और इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि पढ़ने वाला इसको अंत तक पढ़ता रहे। फिर उन सब बातों की व्यवस्थाएं इस तरह से हो कि हर चीज़ पूरी तरह से व्यवस्थित लगे। बिखरी हुई कथा वस्तु हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए या कथानक हमको दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना कलाकारों के लिए भी और निर्देशक के लिए भी ये कठिन हो जाता है। और जो एकांकी के दर्शक होते हैं, एकांकी के जो पाठक होते हैं, उनके लिए भी उनको समझना बहुत कठिन हो जाता है और एकांकी का जो मूल उद्देश्य लेकर के लेखक चलता है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। तो एकांकी के मूलतः 3 चरण मानते हैं। वैसे आम कुछ लोग उसमें 5 भी कर देते हैं, कुछ लोग उसमें 6 भी कर देते हैं, लेकिन हमें मूलतः 3 चरणों को मान करके चलना है। वो है एकांकी का प्रारंभ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एकांकी का प्रारंभ बड़े ही आकर्षक तरीके से और गतिमान तरीके से हमको दिखाई देता है। एकांकी कहीं भी ठहरती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि उस घटना के फलस्वरूप या उस दृश्य के फलस्वरूप तुरंत आगे बढ़ने की तरफ एकांकी चल देती है। दूसरा जो है एकांकी का विकास, तो विभिन्न पात्रों के माध्यम से, उनके संवादों के माध्यम से
उनके दिखाए गए कार्यों के माध्यम से ऐसी जो कहानी का इसकी कहानी का माहौल होता है एकांकी की कि एकांकी की कहानी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है, जो अपने उद्देश्यों को साथ लेते हुए चलती है। कहीं भी भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती। लेखक चाहता है कि रंगकर्मियों की क्या स्थिति है, रंगमंच पर कला जो रंगमंचीय जो अपने विविध क्लब बने हुए हैं उन पर किन का आधिपत्य है, उन आपस में उनमें क्या गड़बड़ियाँ चल रही है, वो सारी बातें उनके संवादों के माध्यम से, चुटीले संवादों के माध्यम से, विष भरे संवादों के माध्यम से, द्वेष भरे संवादों के माध्यम से, झूठे प्रेम भरे संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती रहती है। और अंत में इस कहानी का जो उद्देश्य लेकर के चलता है, जोड़ तोड़ करके किसी को अपने साथ में मिला लिया, किसी को अपने से हटा दिया, कोई हट गया, तो एक जो गठजोड़ होता है उस गठजोड़ के साथ ये एकांकी समाप्त होती है कि कौन कहानीकार जो है इसका लेते हैं या एकांकीकार जो है वो लेते हैं। उस एकांकीकार को राज़ी किया जाता है, विविध कलाकारों को राज़ी किया जाता है और उसी के साथ एकांकी का समापन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कथा वस्तु के लिहाज से इसकी कथा वस्तु उचित आकार लिए और एक गति लिए हुए दिखाई देती है, जो अपने उद्देश्यों की तरफ सफलतापूर्वक बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। हम जानते हैं कि पात्र और चरित्र जो है और उनका चित्रण जो है वो एकांकी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इसके पात्र जो हैं वो संख्या में थोड़े से अधिक ज़रूर लगते हैं, लेकिन इतने अधिक भी नहीं है कि वो एकांकी के आगे बढ़ने में या एकांकी के उद्देश्यों में कोई बाधा दिखाई देते हों। हम जानते हैं कि इन्होंने लगभग 8-10 पात्र दिए हैं, जैसे मोहन हुआ, ब्रज बिहारी हुआ, शीतल कुमार हुआ, कुमार हुआ, मेहरोत्रा हुआ, रंजन हुआ, विश्वनाथ हुआ, कौशल हुआ, सेक्रेटरी हुआ, श्रीदत्त हुआ, इत्यादि इत्यादि करके इसके काफ़ी पात्र हैं। और हर एक पात्र अपनी जगह पूरी तरह से इसमें घुला मिला नज़र आता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई पात्र ज़बरदस्ती इसमें दिखाया गया हो। अब पात्रों के चरित्र चित्रण के कई तरीके होते हैं। लेखक एकांकीकार या तो स्वयं कर दे या वह पात्र जो है खुद अपने कर दे, या फिर दो पात्रों के माध्यम से उन दो में से किसी एक का या जो वहाँ उपस्थित नहीं है उस पात्र का भी चरित्र चित्रण करवाया जा सकता है। यहाँ निबंध का एकांकीकार ने इन तीनों ही तरीकों का प्रयोग करते हुए यहाँ इसमें एकांकी में जो पात्र हैं उनका सांगोपांग चरित्र चित्रण किया है। तो पात्रों की संख्या भी उचित है, पात्रों का कार्य भी जहाँ तक है दिया गया है वो भी संतुलित नज़र आता है, और इनका चरित्र चित्रण भी बहुत अच्छे तरीके से, जितने भी तरीके हो सकते हैं उन सब के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। फिर है कथोपकथन, संवाद। भाई पात्रों के माध्यम से हमारी एकांकी आगे बढ़ती है, तो पात्र कैसे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से एक आध पात्र का तो मूक या अभिनय मात्र से, मूक अभिनय से किया जा सकता है या इशारों से भी किया जा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी एकांकी में बिना एक दूसरे के साथ संवाद के कथा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और संवादों की सबसे बड़ी खासियत क्या होनी चाहिए? संवाद सरल होने चाहिए, सरस होने चाहिए, कथा को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए। और दूसरे जो पात्र हैं, जैसा माहौल है, जिस समय को लेकर के वो एकांकी लिखी गई है उस समय की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और यहाँ इस एकांकी में ये जो संवाद हैं आपस में, इनके मध्य जो कथोपकथन हैं, वो एकांकीकार ने इस तरह से रखे हैं कि ये सारी शर्तें पूरी होती हैं। पात्र जो हैं उनके मुख से जो कहलवाया गया है, तो जैसे उस पात्र का स्वभाव है वैसे ही संवाद, वैसे ही वाक्य, वैसे ही शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरी चीज़ जो है एकांकीकार जो कहलवाना चाहता है वो ये हो सकता है कि भाषा कैसी हो, सरल है, सरस है, संवाद लंबे नहीं है, संवाद छोटे नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही है। कहीं कहीं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी होता है, कहीं कहीं हल्के शब्दों का प्रयोग भी इसमें
किया गया है। जहाँ एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव आते हैं तो व्यंग्य जो है इसमें हमको दिखाई देता है, संवादों में व्यंजना भी दिखाई देती है। तो इस तरह से संवादों को बड़े कसे हुए तरीके से निबंध एकांकीकार ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और हम कह सकते हैं कि इस एकांकी के जो संवाद हैं, आपस में पात्रों का जो कथोपकथन है, वो इस कथा को आगे ले जाने में पूरी तरह से सक्षम रहा है और लोगों को बांधे रखने में भी सक्षम रहा है। देश, काल और वातावरण, किस जगह ये एकांकी, किस स्थान पे ये एकांकी लिखी गई है, किस देश के वातावरण को लेकर के लिखी गई है, उस समय का पूरा वातावरण कैसा है, वो सारा यहाँ निबंध एकांकीकार ने प्रस्तुत कर दिया है। जैसे चिक दिखाई है, आज की तारीख में चिक नहीं है, बेंत वाली। बेंत का फर्नीचर तो आज वापस आ गया है, लेकिन बीच में गायब हो गया था, लेकिन लेखक ने दिखाया है उस समय का। तो ये प्रस्तुत करता है। या एकांकी और नाटक जो मंच पर खेले जाने की जो व्यवस्था है, आजकल तो लगभग बंद सी है, लेकिन उस समय एक क्रेज़ हुआ करता था एकांकियों का, नाटकों का, जब ये एकांकी लिखी गई थी। तो उस समय का पूरा वातावरण यहाँ पैदा किया गया है। लेखक ने अपने जो रंग निर्देश हैं उनके माध्यम से भी किया है, और फिर पात्रों के द्वारा लाहौर तक लेखक पहुँच गए हैं। बात भारत में हो रही है, लेकिन मोहन के माध्यम से लेखक लाहौर तक पहुंच गए हैं, जहां की शहजादा सलीम नाम का एकांकी मूल रूप से खेला गया था। तो हम कह सकते हैं कि इस एकांकी में देश, काल और वातावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। भाषा शैली, इस एकांकी की भाषा जो है वो पात्रों के अनुकूल है, एकांकी को आगे बढ़ाने वाली है, और इसके साथ साथ भाषा में कठिनाई नहीं है, बल्कि पात्रों की जो मुख से भाषा कहलवाई गई है, हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण इसमें किया गया है। साथ साथ चूँकि एक नाटक की बात होती है जो कि शहजादा सलीम है, तो कहीं कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग भी इसमें हमको मिल जाता है, और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। और शैली की बात जहाँ तक हम कह सकते हैं, इसमें व्यास शैली और दूसरी जो है शैली होती है वो हम कह सकते हैं कि एक तो विस्तार वाली शैली, और दूसरी जो है संक्षेप में कहने वाली शैली, संवाद, जिसको हम कह सकते हैं समाज शैली। तो समाज शैली और संवाद शैली दोनों का प्रयोग किया गया है। अभिनय व अभिनेता, जैसी कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि उपेंद्र नाथ अश्क ने जो नाटक और एकांकियाँ लिखी, उसमें इसके रंगमंचीय जो पहलू थे उनका पूरा ध्यान रखा। ये असल में एकांकी और नाटकों के लिए ही लेखन करते रहे, और इसलिए मुद्दा भी इन्होंने यहाँ वही लिया है। तो निश्चित तौर पर इन्होंने जो परिस्थितियाँ पैदा की है, जो पात्र बनाए हैं, उनके विचार जिस तरह से प्रकट किए गए हैं, उनके कार्य जिस तरह से प्रकट किए जा रहे हैं, वो सब हम कह सकते हैं कि उनका अभिनय करना कठिन नहीं है, बल्कि बहुत आसान और बड़ी कुशलता से अभिनय किया जा सकता है। तो ये एकांकी इस विषय में हम कह सकते हैं कि अभिनय के लिए पूरी तरह से तत्पर है, प्रस्तुत है, और पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अभिनय किया जा सकता है। मंच पर इसका मंचन आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस एकांकी की एक और विशेषता है कि यह पढ़ने पर भी रुचिकर महसूस होती है। तो दोनों तरह की विशेषताएं इसके अभिनय में और पाया जाता है। और इसके जो अभिनेता हैं, अब उन्होंने कैसा अभिनय किया वो तो हमने न तो ये देखी है एकांकी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अभिनय अच्छा किया गया होगा या नहीं किया गया होगा, लेकिन फिर भी पात्रों के संवादों के माध्यम से हमें पता लगता है कि इनके अभिनय में कहीं कहीं छिछोरापन भी नज़र आ जाता है। जहाँ बार बार बाहों में लेना अभिनेत्री को या अनारकली को सलीम द्वारा, तो अकबर के जो दरबार में या अकबर जहाँ राज कर रहा हो उस जगह पे इस तरह की बातें, वहाँ जहाँ की सामान्य सी गतिविधि करना भी कठिन था, उसको सजा हो जाती थी। तो इतनी बड़ी बात जो है किया जाना संभव नहीं, लेकिन यहाँ एकांकीकार ने दिखाया है। रस भाव, तो इस एकांकी में ईर्ष्या, द्वेष, ये सब दिखाई देते हैं। तो और इसके साथ साथ बीच बीच में जो है
बात होती है प्रेम की, सलीम की बात आती है, अनारकली की बात आती है, तो यहाँ ये रस भाव भी प्रकट हो जाता है जिसे हम श्रृंगार कहते हैं। तो श्रृंगार रस भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और जुगुप्सा भी इसमें कहीं कहीं हमको मिल जाती है। इसके साथ जो अगला एक तत्व हम कह सकते हैं वो है संकलन त्रय, जिसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है: समय, स्थान और कार्य। समय, स्थान और कार्य, तो इन तीनों के मामले में ही ये एकांकी पूरी तरह से जिसको हम परफेक्ट कह सकते हैं नज़र आती है। स्थान, इसके लिए कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं चाहिए या ऐसा स्थान नहीं चाहिए जो कि आसानी से मिलना उपलब्ध हो, या जैसा भी मिले स्थान, ऐसे स्थान में ये एकांकी मंचित की जा सकती है। फिर है इस एकांकी द्वारा इस एकांकी में किया जाने वाला कार्य अर्थात अभिनय। ऐसा कोई कार्य लेकर के इसमें एकांकीकार नहीं चला है जिसको उस मंच पर किया जाना संभव नहीं है। बहुत आसानी से जो काम है उस छोटे से मंच पर भी किए जाने संभव हो सकते हैं। और समय, इस एकांकी का समय इतना अधिक नहीं लिया गया है कि एक ही हम कह सकते हैं कि हिस्से में या एक ही बार में इस एकांकी को मंचित न किया जा सके। तो यहाँ ये एकांकी संकलन त्रय की कसौटी पर भी पूरी तरह से खरी उतरती है। अंतर्द्वंद्व, पात्रों में, गतिविधियों में, सब में इसमें अंतर्द्वंद्व भी दिखाया गया है। पात्रों के बीच में चाहे वो मोहन को ले लीजिए, उसमें तो फिर भी अंतर्द्वंद्व थोड़े कम हैं। बाकी शीतल कुमार को ले लीजिए, ब्रज बिहारी को ले लीजिए, फिर इसके अलावा जो हीरोइन है यहाँ हालांकि दिखाई नहीं है, इन्होंने अंत में एक हीरोइन को दिखाया है, उन हीरोइनों के मन में, और इसके अलावा एक शीतल कुमार एक पात्र है, उसके मन में बार बार भीतर से द्वंद्व दिखाई देता है। यहाँ तक कि श्रीदत्त के मन में भी द्वंद्व दिखाई देता है, जिसे पूरा नाम धीरेन्द्र दत्त है, तो उसके मन में भी 2 विचारों के बीच में द्वंद्व दिखाई देता है, या उनके व्यवहार में भी द्वंद्व दिखाई देता है। दोगलापन इनके चरित्र में दिखाई, जहाँ दोगलापन होगा वहाँ अंतर्द्वंद्व भी निश्चित रूप से होगा। जिस व्यक्ति के मन में अंतर्द्वंद्व नहीं होगा वहाँ, या संघर्षों में जब इनमें एक दूसरे को पीछे छोड़कर खुद को आगे बढ़ाने की बात आती है तो उसमें भी निश्चित रूप से द्वंद्व होगा। तो अंतर्द्वंद्व इस एकांकी में पाया जाता है। उद्देश्य, ये एकांकी उस समय विशेष के एकांकीकारों या कलाकारों की, और उस समय जो कलाकारों को लेकर के मंडलियां बनी हुई थी, जो मंच बने हुए थे, जो संस्थाएं बनी हुई थी, उस संस्थाओं की वास्तविक स्थिति को दिखाने के उद्देश्य से लिखी गई थी, और वह उद्देश्य पूरा करने में वो पूरी तरह से समर्थ होती है। नाटक, एकांकी, कहानियाँ, साहित्यिक रचना इसलिए की जाती है कि जनता का भला हो, लोक का भला हो, लेकिन यहाँ उस समय फैले हुए क्षुद्र स्वार्थों, क्षुद्र विचारों के कारण वो स्थितियाँ नहीं आ रही थी, तो लेखक उन बुराइयों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है जो उस समय के कलाकारों में और संस्थाओं में फैल गई थी, ताकि लोग उनसे दुखी नहीं हो और वो नुकसान लोगों को कम से कम पहुंचा सकें। अब अंत में लेते हैं शीर्षक। तो आपने एक एकांकी में एक कहावत पढ़ी होगी, मेंढकी को जुकाम। मेरे को कहानी याद है, हालांकि उससे जुड़ी हुई तो ये शीर्षक नहीं है, लेकिन जुकाम है इसमें शीर्षक में आ जाता है, साहब को जुकाम है। तो साहब को जुकाम है, तो जुकाम एक बीमारी होती है फ्लू की। तो किसी को कोई काम से बचना होता है और कोई बहाना निकालना होता है तो जुकाम का बहाना कर लिया जाता है। तो यहाँ अपनी जो कमियाँ उसके संस्था में आ गई थी, किसके, धीरेन्द्र दत्त के संस्था में, और बाहरी लोग उनकी संस्था के विरोध में भी थे। उनको जब उसने बुला तो लिया, लेकिन इसी दौरान में उसकी जो संस्था थी उसमें विरोध हो गया आपस में और वो टूट गई।
उस टूटने के फलस्वरूप या उसकी अफवाहें फैलने के फलस्वरूप आने वाले लोग उससे सवाल बार बार पूछने वाले थे। तो उन सवालों से बचने के लिए उसने स्वयं को जुकाम से घोषित कर दिया। और अपने यहाँ कहावत भी की जाती है कि जब साहब हमारा कोई काम नहीं करते हैं या हमसे बचना चाहते हैं, हमसे नहीं मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि साहब को जुकाम हो गया। इसका मतलब वो आदमी काम करना नहीं चाहता। तो यहाँ ये शीर्षक तुरंत व्यक्ति को, जो कि ये शीर्षक पढ़ेगा उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो शीर्षक छोटा है और आकर्षित करने वाला भी है, ये दो खासियत होती है। तीसरा, अपने आप में उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, तो वो भी यहाँ जाहिर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस एकांकी का शीर्षक बहुत ही अच्छा रखा गया है और कथा वस्तु को दर्शाते हुए रखा गया है। इसी के साथ आज की ये बात हमारी समाप्त होती है, चर्चा। आप इसमें कहेंगे, आप प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं एक, तो जो आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए कि इस एकांकी को, अर्थात साहब को जुकाम है एकांकी को, एकांकी के तत्वों की कसौटी पर कसते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।